हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग नीट या क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक कर रहे थे फ्रॉम क्लास 11th। तो इसी के कंटिन्यूशन में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट डिटेल में मैंने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है दो वीडियोस में, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में। इन दोनों वीडियोस का लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या फिर मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि बच्चों का बहुत सारा डिमांड था। आज मैं दूसरा टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि वन शॉट में ये कंप्लीट टॉपिक हो जाए, और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंगल वीडियो में पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी which is used by organism for building block and maintenance। क्या है ये? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उससे एनर्जी रिलीज कराया जाए, और उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है बिल्डिंग ब्लॉक, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ दैट इट्स ओन बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? उसके बॉडी में जो, जैसे प्लांट के केस में स्टार्च रहता है, स्टार्च स्टोर है कहाँ? रूट में। तो रूट में ये स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज का फर्दर या तो ऑक्सीजन में या तो एनरोबिक कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्रेक डाउन कर सकता है टू रिलीज CO2, H2O एंड एनर्जी, अगर ये एरोबिक कंडीशन में होगा। और अगर एनारोबिक कंडीशन में होता है तो इससे बन सकता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से ब्रेकडाउन से भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन इन दोनों में ऊपर वाले में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। होप सो ये समझा। यहाँ पर मोर अमाउंट होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब ये समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके लिए अगर ऑक्सीजन चाहिए, फॉर एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, हमारे बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है और हम लोग एरोबिक हैं। तो एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस C6H12O6, अगर ग्लूकोज है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ये रिलीज करेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। तो ये जो ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराया जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। अच्छा, ब्रीदिंग एनिमल में बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे एनिमल में ब्रीदिंग का प्रोसेस हो सकता है इन एनिमल ट्रैकिया, गिल, स्किन, लंग, ये सब हो सकते हैं। लेकिन प्लांट में ब्रीदिंग सिर्फ होता है इन प्लांट, ये जानना है। यहाँ पर होता है दो से, एक होता है एस्टोमाटा और एक होता है लेंटिसेल। लेंटिसेल्स ओपनिंग रहते हैं प्रेजेंट इन द बार्क, हार्डवुड में। तो लेंटिसेल्स डायरेक्ट ओपनिंग होता है और एस्टोमाटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। तो ये दो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ब्रीदिंग हम लोग ने समझ लिया क्या है। ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? इस गैसेस को यूज़ करके, ऑक्सीजन को यूज़ करके अगर ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है, तब इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब आते हैं कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसके कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कराया जाएगा, और कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ह्यूज एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे हम लोग फाइनली ATP बना लेंगे। ये समझ में आ गया। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या है? एक तो है हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है फैट, और उसके बाद प्रोटीन। तो ये है प्रेफर्ड सोर्स। सबसे पहले हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा,
उसके बाद फैट होगा और उसके बाद प्रोटीन। अगर मैं बात करूं कि इनमें से एनर्जी ज़्यादा कौन देगा, तो सबसे ज़्यादा देगा फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एंड इक्वल टू प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इक्वल अमाउंट में एनर्जी देंगे। अगर 1 मोल ऑफ फैट ले तो ये ऑलमोस्ट 18 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज करेगा, और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट इसका हाफ 19 किलो कैलोरी पर मोल। इसके पीछे रीज़न क्या है? फैट इज मोर रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब इसमें CH3 CH2 के चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक कार्बन स्टार्टिंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये बहुत ही लेस रिड्यूस है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए और एनर्जी भी ज़्यादा देगा। कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो ये क्विक ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए ये प्रेफर्ड सोर्स होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया था, इनके अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी, वो 2 तरीके का, एक होता है फ्लोटिंग सबस्ट्रेट और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर फ्लोटिंग सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग सबस्ट्रेट का मतलब वो है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड इजीली यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए उसको बोलेंगे फ्लोटिंग सबस्ट्रेट। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, और कौन आएंगे? फैट। ये 2। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट वो होता है जो कि लेस अमाउंट में है, एंड यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा, यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल रोल। इसका काम एनर्जी नहीं है, इसका काम है स्ट्रक्चरल रोल, जैसे सेल वॉल का सिंथेसिस करना, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ये करना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा प्रोटीन। प्रोटीन कभी भी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं किया जाता, ये मोस्टली बिल्डिंग ब्लॉक में काम आते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रोल है इनका, इसलिए एक होता है। तो ये सबसे लास्ट प्रेफर्ड सोर्स है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन। ठीक है, तो फ्लोटिंग अगर सबसे प्रेफर्ड होगा, प्रेफर्ड सोर्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग सबस्ट्रेट एंड प्रोटोप्लाज्मिक। इसके अलावा रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। अब आते हैं रेस्पिरेशन 2 तरीके का, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनएरोबिक वो होता है जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब इसमें भी 2 टाइप के होंगे। इसमें एक होगा स्ट्रिक्ट एनएरोब, इसको हम लोग ऑब्लिगेट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनएरोब, जो कि रहना तो चाहेंगे, प्रेफर्ड क्या करेंगे? ऑक्सीजन, लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन मिल गया तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आएगा मैमल्स। हमारे बॉडी में सम टाइम, हम लोग तो एरोबिक हैं, लेकिन सम टाइम जब बहुत ज़्यादा मसल्स एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमारा अंदर बॉडी में पार्शियल एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। ठीक है, तो ये 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है। अब आ रहे हैं हम लोग, सबसे पहला रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज प्रेफर्ड सोर्स है तो उसका ब्रेकडाउन कैसे हो? हाउ ग्लूकोज विच इज मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑक्सीडाइज। कैसे ये ऑक्सीडाइज करता है? ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहला प्रोसेस आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। दूसरी चीज, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में होगा। दूसरी चीज, ये कंडीशन किस कंडीशन में होता है? तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, सारे कंडीशन में हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। ये 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप लीनियर प्रोसेस या लीनियर पाथ, जिसमें इनिशियल 1 से लेकर 5th स्टेप तक इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसमें तैयार किया जाता है ग्लूकोज को कि वो आगे चलकर एनर्जी दें, और 6 से लेकर 10th स्टेप तक को कहते हैं पे ऑफ। होप सो यहाँ तक समझा, पे ऑफ प्रिपरेटरी फेज।
तो चलिए अब स्टेप्स देखते हैं, टोटल 10 स्टेप का है। अच्छा, यहाँ पर इनपुट क्या चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होगा, इनपुट इस पाथवे के लिए या सबस्ट्रेट ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ही, ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब इस पाथ। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट यहाँ पर होता है प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, उसके बाद में ATP और NADH। ये कितना होगा सब देखेंगे हम लोग। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH होगा। NADH लिखा है, NADPH नहीं, NADH विच इज़ द आउटकम ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ब्रेक डाउन कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज विच इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल will undergo first step which is called first step of glycolysis, और ये बनाएगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए एंजाइम चाहिए ग्लूकोकाइनेज, या इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोकाइनेज भी, और ये बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ATP और ADP प्लस PI आएगा। लेकिन इस PI को हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि ये PI यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 पोजीशन पर फॉस्फेट आ गया। तो ये जो बना ये यूनी डायरेक्शन में, सिर्फ यूनी डायरेक्शन, सिंगल स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, लीनियर यूनी डायरेक्शन में। अब आ रहे हैं आगे, यहाँ पर दूसरा एंजाइम आएगा जो कि इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे कराएगा। सेम रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कर सकता है, इसलिए डबल एरो लिखा है। इस सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर आएगा एंजाइम आइसोमेरेज, और ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये इसमें कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर फिर से यूनी डायरेक्शन में चलेगा और यहाँ पर थर्ड स्टेप आएगा और वहाँ पर फिर से एक ATP का यूज़ होगा। तो अभी तक 2 ATP का यूज़ हो गया, एक फर्स्ट स्टेप में, एक थर्ड स्टेप में। फिर से PI जो निकलेगा वो PI यहाँ जाकर अटैच होगा, तो बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एंजाइम यहाँ पर जो चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पूरा नाम। ये इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितना स्पीड से ग्लाइकोलाइसिस होगा। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, रेगुलेटरी। यही रेगुलेटरी एंजाइम रेगुलेट करेगा पूरा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को। ये थर्ड स्टेप हो गया। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट करेगा अब इक्विलिब्रियम पर अल्डोलेज एंजाइम के साथ में ब्रेक डाउन करेगा और 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। एक बनाएगा 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में 3PGAL, और दूसरा बनाएगा 3 कार्बन का प्रोडक्ट जिसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डैप शॉर्ट फॉर्म में, डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पे ऑफ प्रिपरेटरी फेज का लास्ट जो स्टेप है वो इन दोनों को इंटर कन्वर्टिबल करेगा, जो कि 5th स्टेप होगा, जिसको बोलेंगे आइसोमेरेज। बस यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट। ये हो गया प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी। तो अभी तक कितना ATP यहाँ यूज़ हुआ, 2 ATP, एक फर्स्ट स्टेप में, एक सेकेंड स्टेप में, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ -2 ATP। ये मेरा लॉस है, इन्वेस्टमेंट है प्रिपरेटरी फेज में। अब आगे देख रहे हैं पे ऑफ। पे ऑफ में एक चीज़ समझना है कि आगे जो भी अब स्टेप होगा उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड ही इंटर करेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड वाला फॉर्म ही अब पे ऑफ में इंटर करेगा। तो 6 नंबर स्टेप आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे चलेगा। एंजाइम चाहिए डिहाइड्रोजिनेज,
और यहाँ पर एक फॉस्फेट इंटर करेगा यहाँ पर, लेकिन ये फॉस्फेट एटीपी से नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो पहले तो एक फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पे ही, ये भी फॉस्फेट ऐड हो गया इस पर, तो ये बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए यहाँ अल्डिहाइड और यहाँ ग्लिसरेट, यानी ये वाला फॉर्म CHO फॉर्म किस में कन्वर्ट किया, CO2 माइनस में, एसिड वाले में। ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ग्लिसरिक एसिड, आयनिक फॉर्म में ग्लिसरेट लिखेंगे। तो यहाँ पर H एक गायब है, ये H नहीं है, तो ये H कोई लेगा तभी तो ये COO माइनस में कन्वर्ट करेगा, तो ये लेगा NAD+ और क्या फॉर्म करेगा, इस H के साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा NADH। तो पहला कुछ फ़ायदे वाला 6 नंबर स्टेप में रिलीज हुआ डिहाइड्रोजनेज में। ठीक है, अब आ रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में, 7th नंबर स्टेप में ये एंजाइम आएगा काइनेज, और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट रिमूव किया जाएगा फर्स्ट पोजीशन से, और ये कौन लेगा, ADP, और क्या बनाएगा, ATP। पहला डायरेक्ट फायदा। NADH इनडायरेक्ट फायदा है, क्योंकि आगे चल के यही ATP बनाएगा, लेकिन अभी NADH बना रहा है, तो ये एक फायदा है। दूसरा एक ये ATP डायरेक्ट फायदा है। तो अब क्या बना प्रोडक्ट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब कन्वर्ट करेगा इक्विलिब्रियम पर 8th नंबर, और वो बनाएगा, वो एंजाइम आएगा म्यूटेस। म्यूटेस क्या करेगा, इस थर्ड पोजीशन फॉस्फेट जो है उसको सेकंड पोजीशन पे लगाएगा और उसको बना देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट ये। और अब यहाँ पर 9th नंबर पर आएगा एक एंजाइम जिसको बोलेंगे इनोलेज, और वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बने, पायरुवेट 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और ये अब किस में कन्वर्ट करेगा, 10th स्टेप में लीनियर पाथवे में। देखिए लीनियर यूनिडायरेक्शन, अभी तक इससे पहले सब इक्विलिब्रियम में चल रहा था। 10th नंबर पर आएगा एंजाइम काइनेज, और ये फॉस्फेट हटाएगा इससे और रिसीव करेगा ADP और फॉर्म करेगा ATP, बना पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये एंड हो गया यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस। पे ऑफ में सारे स्टेप को एक साथ देखें, ये 6 नंबर से लेकर 10th नंबर तक ये था पे ऑफ। कितना यहाँ पे फायदा हो रहा है, देखिए 7th नंबर पे एक ATP निकल रहा है और 10th नंबर पे एक ATP निकल रहा है, 2 ATP, और NADH एक निकल रहा है 6 नंबर पे, तो यहाँ पर एक NADH लगाएंगे। ये मेरा फायदा हुआ कब, जब प्रिपरेटरी फेज से जो 2 प्रोडक्ट बने थे 3-PGL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसमें ये 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड इंटर किया पे ऑफ में। अब इसका जब नंबर 0 हो गया, क्योंकि ये तो इस पाथवे में चला गया, इसका नंबर 0 हो गया, तो यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नंबर 1 हो गया, ये बढ़ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो आइसोमेरेज क्या करेगा, इस डैप को, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड, और ये भी एक और राउंड स्टार्ट करेगा पे ऑफ को। तो पे ऑफ राउंड 2 टाइम्स चलेगा, एक बार चलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड के लिए, और सेकेंड टाइम चलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लिए। होप सो ये क्लियर है। प्रिपरेटरी फेज सिर्फ एक टाइम चलेगा, लेकिन पे ऑफ 2 टाइम चलेगा। तो जब 2 टाइम चलेगा तो सब 2 प्रोडक्ट बनेगा, सब 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो जब 2 प्रोडक्ट बनेगा तो 2 पायरुविक एसिड भी बनेगा। तो यहाँ पर पे ऑफ में 2 पायरुविक एसिड बना, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 पायरुविक एसिड। तो ये हो गया पे ऑफ का। लेकिन मैंने कुछ इन्वेस्ट किया यहाँ पर, देख रहे हैं, ये प्रिपरेटरी फेज में -2 ATP इन्वेस्ट किया, तो अब नेट गेन कितना होगा, इस 2 ATP को माइनस कर देंगे, तो नेट गेन आ जाएगा 4 ATP माइनस 2 ATP, 2 ATP। इससे NADH ये वाला इंटैक्ट रहेगा, और ये पायरुविक एसिड भी इंटैक्ट रहेगा। पायरुविक एसिड ये नेट गेन है,
नेट कैन। तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? होप सो ये क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या पूरा का पूरा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADH। ये तो ग्लूकोज को क्या किया हम लोगों ने, पार्शियली ब्रेक डाउन किया पायरुविक एसिड में अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया गया, क्योंकि मैक्सिमम ये कन्वर्ट कर गया किसमें, पायरुविक एसिड, जो अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अच्छा ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाथवे 3 कार्बन का है। ये 3 कार्बन इंटर किया तो सब 3 कार्बन के होंगे। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन। तो 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझा। ये अभी ग्लूकोज अपना जितना इसके अंदर एनर्जी लॉक है उससे सिर्फ अभी 7% एनर्जी रिलीज किया। किसमें? इन ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया। सडनली एक साथ सारा एनर्जी नहीं आएगा। अगर सारा एनर्जी एक साथ आ जाए तो वो लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। स्लो एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो वो मोर एफिशिएंट होंगे, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो रिलीज करने पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP बनाया जा सकता है। इसमें स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी में वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट का चांसेस कम होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप को कहेंगे हम लोग फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारा एनर्जी लॉक है। सिर्फ 7% ही तो एनर्जी लॉक निकला, बाकी तो 93% एनर्जी इसी में प्रेजेंट है। तो अब पायरुविक एसिड जो बना, ये पायरुविक एसिड का किस्मत, फेट डिसाइड करेगा कि कंडीशन अब आगे की तरफ क्या है। तो अब आगे सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस था। अब ये पायरुविक एसिड डिसाइड करेगा कि वेदर एरोबिक कंडीशन है या एनारोबिक। अभी तक एरोबिक और एनारोबिक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर एरोबिक है, एरोबिक कंडीशन, तो ये बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम A। कैसे बनता है वो सब आगे देखेंगे, 2 कार्बन का। और अगर एनारोबिक है तो ये जाएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ 2 तरीके का होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यहाँ 2 तरीके का होगा। एक होगा इथेनॉल फर्मेंटेशन और एक होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें इथेनॉल फर्मेंटेशन को सबसे पहले समझ रहे हैं। ये जो पाथवे, ये जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड है, ये बताया था फर्स्ट टाइम एक रशियन साइंटिस्ट ने। ठीक है, कोस्तिचेव, रशियन साइंटिस्ट पेफर कोस्तिचेव। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि इसका फेट कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर फर्मेंटेशन के बारे में। सबसे पहले तो फर्मेंटेशन समझें हम लोग। लैक्टिक एसिड वाला, ये एसिटाइल कोएंजाइम में एरोबिक कंडीशन का बाद में देखेंगे। फर्मेंटेशन में सबसे पहला यहाँ पर है इथेनॉल फर्मेंटेशन। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कंडीशन क्या होगा? एनएरोबिक। और किस ऑर्गेनिज्म में होगा? तो ये फंजाई में होता है, खासकर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। और दूसरा बैक्टीरिया में। याद रखना है ये ह्यूमन में या मैमल्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको डिस्कस करेंगे। ये इनमें नहीं होता, ये बैक्टीरिया और फंजाई में हो सकते हैं। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड बन चुका है और पायरुविक एसिड अब ये इथेनॉल बनाएगा। तो पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH, ये होता है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड एनारोबिक कंडीशन में पहला स्टेप में ये कन्वर्ट करेगा एसिटल्डिहाइड में।
तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और ये बनाता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये H, ये H होगा, ये हो गया अल्डिहाइड। तो ये वाला पूरा का पूरा O2 CO2 हट गया, तो क्या बना CO2, ये गैस है, रिलीज हो जाएगा। तो ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, तो ये कितना कार्बन का है 2 कार्बन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड जो बना, ये एसिटल्डिहाइड अब सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, और यहाँ पर ये NADH आएगा, और NADH से NAD+ रिलीज होगा, और ये H+ इस जगह पर जाकर अटैच होगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, तो पहले से था CO, इस तरफ में H, अब यहाँ पर जाएगा H और यहाँ आएगा H। तो ये दोनों H कहाँ से आ रहा है, ये दोनों H NADH से आ रहा है। तो यहाँ पर ये बन गया इथेनॉल, यही है CH3CH2OH, इथेनॉल। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में होगा। पहला में तो डिहाइड्रोजनेज था, दूसरे में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेज। पहले वाले में देखिए डीकार्बोक्सिलेज था, तो दूसरे वाले में क्या होगा डिहाइड्रोजनेज। पूरा नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये हाइड्रोजन ले रहा है NADH से, इसलिए डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, पायरुविक एसिड कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलाइसिस से 2, दोनों इसमें एंटर करेगा तो क्या बनेगा 2 एसिटल्डिहाइड, और क्या बनेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में ये 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर 2 NADH भी यूज़ हो जाएगा। तो ये वही वाला NADH है जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आया था, ये ग्लाइकोलाइसिस है। तो जिसको हम लोग कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि ग्लूकोज 4th स्टेप तक यहाँ पर ये ब्रेक डाउन किया 2 पाथवे में, 2 पार्ट में। एक तो बना 3 कार्बन का 3PGAL, और उसके बाद में 3 कार्बन का बना डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये फिर गया और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म किया था 6 नंबर स्टेप, अगर याद होगा तो। यहाँ पर NADH का भी फॉर्मेशन हुआ था, NAD+ इंटर किया था और NADH बन रहा था। तो ये वही वाला चैनलाइज हुआ है, ये वाला NADH बेसिकली यहीं से आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, हाँ, तो ये वाला NADH ये यहीं से आ रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस चैनलाइज्ड है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट निकला पायरुविक एसिड, वो फर्मेंटेशन के लिए गया, और NAD जो 6 नंबर का निकला वो यहाँ पर जाके यूज़ हुआ एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल फॉर्मेशन, और जो NAD+ बना वो यहाँ चैनलाइज हो गया ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूस चलता रहे। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है क्यों, बेसिकली ये NADH जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में बना 6 नंबर स्टेप में, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, अदरवाइज ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस को NAD+ फ्री फॉर्म में चाहिए, और वो NAD+ फ्री फॉर्म में कहाँ से आ रहा है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इथेनॉल फर्मेंटेशन। देख रहे हैं, ये फ्री फॉर्म हो गया, तो इसको फिर से चैनलाइज कर दिया गया ताकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहे। होप सो ये क्लियर है। तो यहाँ पर अगर नेट गेन अब पूछें कि अगर यहाँ पर ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ कार्बन या सबस्ट्रेट है और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगा इथेनॉल फर्मेंटेशन में, तो कितना नेट गेन होगा। तो अब वो देखते हैं, नेट गेन इन इथेनॉल फर्मेंटेशन कितना होगा। तो ग्लूकोज बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल है 2 मॉलिक्यूल का, तो टोटल हो गया 2, 4 कार्बन का, ये है 6 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल CO2 में निकला, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर आ गया, तो टोटल बैलेंस है 4 + 2 6, और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP ही रिलीज होगा जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है। यहाँ पर NADH का नंबर 0 होगा क्योंकि ये NADH यूज़ हो गया पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ATP का गेन है।
और इथेनॉल बन रहा है और CO2 रिलीज़ हो रहा है। यही CO2 रिलीज़ हो जाएगा गैस के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से केक बहुत ही फ्लफ़ी बनता है क्योंकि वहाँ CO2 का रिलीज़ होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा इथेनॉल फर्मेंटेशन। अब ह्यूमन में क्यों नहीं होता? क्योंकि ह्यूमन में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट है, एब्सेंट इन ह्यूमन, जिसकी वजह से हम लोग इथेनॉल फर्मेंटेशन नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप वाला कर रहे हैं। सेकेंड टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अब इसको देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH पायरुविक एसिड, ये ऑक्सीडाइज करके बनाएगा पायरुवेट से लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर भी NaTH यूज़ होगा और बनाएगा Na+, और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। एंजाइम चाहिए डिहाइड्रोजिनेज, पूरा नाम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजन या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही लिखेंगे CH3 CO C डबल OH और इस तरफ में यहाँ H, यहाँ H, ये तो ये बन गया लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर गया। अब यहाँ पर भी 3 कार्बन का है और यहाँ पर भी 3 कार्बन का, तो यहाँ कोई CO2 का लॉस नहीं होगा, NADH बस यूज़ हो रहा है। ये वही वाला 6th स्टेप से आ रहा है, 6th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। होप सो ये समझा, ये ग्लाइकोलाइसिस से ही आ रहा है और ये फिर से 6th स्टेप में चला जाएगा, 6th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटर कर जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी होगा, इन मैमल्स, सारे मैमल्स में हो सकते हैं। जब हम लोग बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी में मसल्स क्रैम्प होता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और लैक्टिक एसिड है क्या? एक्चुअली ये एसिड है, तो हमारे बॉडी का pH ड्रॉप करेगा जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्पिंग होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी समझ लिया। ये तब होगा जब एनएरोबिक कंडीशन होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी नेट गेन जो होगा वो सिर्फ 2 ATP का होगा। नेट गेन एक तो बनेगा यहाँ पर लैक्टिक एसिड, उसके 2 मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ पर ATP, उसके भी 2 मॉलिक्यूल। यहाँ CO2 नहीं बनेगा क्योंकि ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन। अब आ रहे हैं क्या होगा जब ये एसिटाइल को एंजाइम A कब बनाएगा, एरोबिक कंडीशन में जाएगा तब क्या होगा ये देखते हैं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एरोबिक कंडीशन। अंडर एरोबिक कंडीशन ये होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। सारा प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक में, ये यूकैरियोटिक है तो वहाँ क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। दूसरी चीज़, अगर बैक्टीरिया की बात करें, एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये होगा मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स क्या हैं? इनफोल्डेड स्ट्रक्चर या इन्वेजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर एरोबिक है, एरोबिक ऑक्सीजन रिच बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते क्या? आंसर कर सकते हैं। तो उसके एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे? मीजोसोम्स में। ठीक है, अब आ रहे हैं कि ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का है, जिसका स्ट्रक्चर ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट करेगा एसिटाइल को एंजाइम A में। ये है एसिटाइल को एंजाइम A, कितने कार्बन का? 2 कार्बन। ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन। इसका नाम क्या है? एसिटाइल को एंजाइम A। तो सिर्फ ये याद रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कार्बन का कमी है, तो ये कार्बन किस फॉर्म में निकलेगा? CO2, तो यहाँ पर CO2 रिलीज होगा। अब यहाँ पर एंजाइम चाहिए जिसका नाम है PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज,
और यहाँ से एक फ़ायदे वाला चीज़ बनता है Na2 NADH, ये बनता है। तो ये फ़ायदे वाला चीज़ बन रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होगा। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर ये इसको लिंकिंग स्टेज भी या लिंकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को, जो पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड को अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा है और एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में एंटर करेगा। तो यहाँ पे दो पाथवे ग्लाइकोलाइसिस और TCA के बीच में कौन आ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग रिएक्शन। लिंकिंग रिएक्शन बिटवीन किसमें? ग्लाइकोलाइसिस जो देखा, और आगे हम लोग देखेंगे TCA साइकिल, ये दोनों के बीच में। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और TCA साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन दोनों का लिंकिंग रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि यही एसिटाइल कोएंजाइम है अब आगे चलकर TCA साइकिल में एंटर करेगा। होप सो ये समझा। तो अब आ रहे हैं कि TCA साइकिल क्या होता है। थर्ड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप फर्मेंटेशन और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, और अब आ रहे हैं थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, तीनों इसी के नाम हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फर्मेंटेशन जो दो टाइप का होता है, यहाँ पर ये फर्मेंटेशन दो टाइप का है। इसको बताया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था, फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है ये बताया था किन्होंने? एक साइंटिस्ट जिनका नाम था गै-लुसेक। तो इनका नाम याद रखना है, ठीक है? ओके, अब चलिए हम लोग TCA साइकिल पर आ रहे हैं। तो TCA साइकिल कंडीशन तो पहले ही बता दिया, ये एरोबिक में होगा। साइट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मीसोसोम्स। अच्छा, तीसरा, ये सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट होगा CO2, उसके साथ में ATP, उसके साथ में NADH एंड FADH2। कितना नंबर हम लोग देखेंगे? CO2 का नंबर 2 होगा, ATP का नंबर 1 होगा, NADH का नंबर 3 होगा, FADH2 का नंबर 1 होगा। कहाँ कहाँ निकलेगा वो सब हम लोग देखेंगे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस लीनियर था, ये साइक्लिक है। और कितने स्टेप में होगा? 8 स्टेप में। बस इतना ही सिर्फ जानना है। फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंस क्रैब, इसीलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया हेंस क्रैब साइकिल। कहाँ इन्होंने देखा था? फ्लाइट मसल ऑफ पिजन में। अभी हम लोग इस साइकिल को देखते हैं। बहुत सिंपल साइकिल है, ध्यान से समझेंगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, ये रिसीव करता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ से आ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है पायरुविक एसिड से बनकर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया लिंकिंग रिएक्शन से। अब ये है 2 कार्बन का और ये है 4 कार्बन का। पहला स्टेप में कंडेंसेशन होगा और 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, या इसको बोलते हैं सिट्रेट। कितने कार्बन का? 4 + 2 6 कार्बन। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर एंजाइम चाहिए, सिट्रेट सिंथेज। अब सिट्रिक एसिड आगे, अच्छा सिट्रिक एसिड 3, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या है? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जैसे इसका स्ट्रक्चर है CH2C डबल बॉन्ड O, CHC डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OC डबल OH।
तो आप देख रहे हो 3 यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आ रहे हैं सेकेंड स्टेप। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट करेगा अपने आइसोमेरिक फॉर्म में, जिसको बोलेंगे आइसोसिट्रेट। ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया। एंजाइम चाहिए एकोटिनेज, यहाँ पर आएगा एकोटिनेज। अब ये भी 6 कार्बन का है क्योंकि आइसोमेरिक फॉर्म है। अब यहाँ पर सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट कन्वर्ट करेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये 5 कार्बन का है। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन में कन्वर्ट होते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में रिलीज हुआ। और यहाँ पर जब इसको ब्रेक डाउन करके CO2 निकाला गया तब इससे एनर्जी रिलीज किया, जिसकी वजह से एक NADH कन्वर्ट किया फ्रॉम NAD+। तो ये फायदे वाला चीज़ बना। कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप। एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम का नाम लिखूंगा डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट करेगा नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल को एंजाइम A। सक्सिनाइल को एंजाइम है, तो यहाँ पर को एंजाइम A चाहिए जो आएगा, और यहाँ पर 5 कार्बन से कन्वर्ट करेगा 4 कार्बन। सक्सिनाइल को एंजाइम में 4 कार्बन का होता है, तब यहाँ से फिर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और इससे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा जिसकी वजह से एक फिर से NADH को बना लिया जाए। कहाँ से? Na+ से NADH बना लिया। ये दूसरा फायदे वाला चीज़ बना। अब सक्सिनाइल को एंजाइम A से कन्वर्ट करेगा। अब देखिए 4 कार्बन का यहाँ पर भी है, 4 कार्बन का यहाँ भी है। अब नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज नहीं करेगा, तो यानी कहीं से भी CO2 नहीं निकलेगा। अब सक्सिनाइल को एंजाइम, अच्छा एंजाइम कौन सा चाहिए? यहाँ पर फिर से डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस, इस रिएक्शन को या एंजाइम को डिहाइड्रोजिनेज। और ये एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एज वेल एज को एंजाइम A इंटर कर रहा है, जस्ट लाइक PDH की तरह, इस तरह से जैसे ऊपर में हम लोग ने देखा था। ये वाला रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसा ही है। यहाँ कार्बन का भी नंबर कम किया जा रहा है, 3 कार्बन से 2 कार्बन। को एंजाइम A भी यहाँ इंटर करेगा ताकि ये को एंजाइम A लगे यहाँ पर। तो ये जिस तरह से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, उसी तरीके से ये वाला भी रिएक्शन क्या होगा? 4th नंबर स्टेप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब आ रहे हैं सक्सिनाइल को एंजाइम से कन्वर्ट करेगा सक्सिनेट। ये कितने कार्बन का? 4 कार्बन। तो को एंजाइम A रिलीज किया, और को एंजाइम A जब रिलीज करेगा तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इस ब्रेकडाउन प्रोसेस से कि GDP कन्वर्ट कर जाएगा GTP में, एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू ATP। ये ATP के इक्विवेलेंट है। इस एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल को एंजाइम A सिंथेटेज। सिंथेज नहीं लिखा है, सिंथेटेज। और सक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट करेगा किस में? फ्यूमेरेज में। फ्यूमेरेज में ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, फ्यूमेरेज। अब यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, ये जो GTP बना ये डायरेक्ट फायदा है, ATP जो इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर जाएगा। तो 5th नंबर में ATP बन रहा है डिहाइड्रोजनेज। ये डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर कन्वर्ट करेगा Fa+2 FADH2। ये भी फायदे वाला चीज़ है। तो NADH भी बन रहा है, GTP भी और ATP भी बन रहा है, और FADH2 भी बन रहा है। तो कौन सा स्टेप में? ये है 6th नंबर स्टेप, एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। अब आ रहे हैं ये 6 स्टेप के बाद में फ्यूमेरेज के बाद में कन्वर्ट करेगा मेलेट में। मेलेट 4 कार्बन का, और यहाँ पर इन एक वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चाहिए, एंजाइम लगेगा फ्यूमेरेज। स्टेप नंबर 7। और फ्यूमेरेज फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। 8 नंबर लास्ट स्टेप विच इज़ अगेन यहाँ पर आएगा एंजाइम कॉल्ड डिहाइड्रोजनेज, और यहाँ से फिर फाइनली एक प्रोडक्ट बनेगा NAD+ से NADH। ये प्रोडक्ट बना यहाँ से।
ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर ये भी एक फ़ायदे वाला चीज़। तो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया कितने स्टेप में? 8 स्टेप में। तो ऑक्सिलरी सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रिक आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट और मेलेट, उसके बाद फिर से ऑक्सिलरी सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर अगर एक राउंड ये रिएक्शन, ये अगर 1 राउंड TCA साइकिल चलेगा तो आउटकम क्या क्या बन रहा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो CO2 रिलीज़ हो रहा है, एक ये CO2 थर्ड स्टेप में और एक CO2 फोर्थ स्टेप में, तो 2 CO2। उसके बाद में NADH कितना? एक यहाँ और एक ऊपर की तरफ यहाँ पर 3, तो 3 NADH। अच्छा, ATP कहाँ बन रहा है? सिर्फ इस स्टेप में। कौन सा? ATP यहाँ पर, तो ATP, एक ATP और FADH2 कितना? सिर्फ एक। ये है आउटकम। ये CO2 वही CO2 है जो कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम 1 के फॉर्म में इंटर किया था। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब इंटर किया तो इस 2 कार्बन को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया गया CO2 में इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और इससे जितना भी एनर्जी निकला उससे 3 NADH, 1 ATP और एक FADH2 बना दिया गया। ठीक है, तो अब एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 आएगा क्योंकि ये तो पायरुविक एसिड से बन रहा है, तो पायरुविक एसिड तो 2 बनता है क्योंकि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब सारा लिंक्ड है, ग्लाइकोलाइसिस लिंक्ड होगा लिंकिंग रिएक्शन से, तो 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में और ये इंटर करेगा तो 2 राउंड चलेगा TC साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को जो आउटकम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 CO2 प्लस 6 NADH प्लस 2 ATP प्लस 2 FADH2। होप सो ये समझा। बस यहाँ पर TCA साइकिल भी समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कैलकुलेशन करना है हाउ मेनी ATP, NADH, FADH2 and CO2 generated if glucose enter up to TCA साइकिल। TCA साइकिल का ग्लूकोज का एंटर करके TCA साइकिल तक का कितना नंबर ऑफ ATP, NADH और FADH2 और CO2 रिलीज हुआ। कैसे करेंगे? देखिए, ये आना चाहिए। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। पहला स्टेप में ये इंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 NADH प्लस 2 ATP। ओके, ये हो गया। अब ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा, अगर मैं यहाँ पर एरोबिक कंडीशन की TCA साइकिल लिखा है इसका मतलब एरोबिक कंडीशन है, तो यह इंटर करेगा। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, PDH एंजाइम इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर 2 NADH बनता था और 2 CO2 भी बनेगा। 2 CO2 क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का है, ये है 3 कार्बन का, तो 1 कार्बन रिलीज होगा CO2 के फॉर्म में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर करेगा TCA साइकिल और TCA साइकिल में जाने के बाद इससे निकलेगा 2 CO2, 1 राउंड चला तो 1 राउंड, तो 3 NADH प्लस 1 FADH2 और 1 ATP। तो अब ये क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 राउंड चलेगा, तो 2 राउंड से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 4 CO2, 6 NADH प्लस 2 FADH2 प्लस 2 ATP। तो अब इसको और इसको ऐड कर देंगे इन तीनों को, तो वही आउटकम होगा। तो आउटकम यहाँ पर क्या आ गया? 4 प्लस 2 6 CO2।
ग्लूकोज भी 6 कार्बन का और ये भी 6 कार्बन का CO2 रिलीज हो, ठीक है। उसके बाद में NADH का नंबर 6 + 2 8 + 2 10 NADH, ओके। FADH2 सिर्फ यहाँ बन रहा है तो 2 FADH2 और ATP यहाँ पर 2 + 2 4 है। ये बना आपका प्रोडक्ट। इसके साथ में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। ये आपका कैलकुलेशन समझ में आया, होप सो। तो ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कितना यहाँ पर कैसे बन रहा है ये पूरा का पूरा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर इस NADH और इस FADH2 को फाइनल इसमें कन्वर्ट किया जाएगा ATP में। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे बढ़ने से एक बहुत पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करना है कि जो एंजाइम है 6 नंबर स्टेप में सक्सिनेट से फ्यूमरेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। ये डीहाइड्रोजिनेज जो है ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है, इनर मेम्ब्रेन से। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को हम लोग ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स ETC भी बोलते हैं, या फिर इसी का तीसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।